कहानी की शुरुआत एक सीक्रेट मीटिंग से होती है जहां थाई मिलिट्री के लीडर्स जापानी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। डॉक्टर काइडो बताता है कि जापान असल में इंडिया और चाइना पर हमला करना चाहता है, इसलिए वे थाईलैंड को अपना बेस बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही थाई सरकार को युद्ध का सारा खर्च और पूरी सप्लाई भी देनी होगी। थाई लीडर्स को डराने के लिए काइडो एक वीडियो चलाता है। इस वीडियो में उनका एक खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट किया जा रहा था। वहां एक आदमी दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वह एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है। काइडो सीधी धमकी देता है कि अगर थाईलैंड ने बात नहीं मानी तो वे इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। यह खौफनाक नजारा देखकर थाई कमांडर घबरा जाता है। मजबूरी में वह अपना बेस जापान को देने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त रखता है कि दुनिया की नजरों में उसे जापान से लड़ने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। इसके तुरंत बाद पूरी आर्मी को हाई अलर्ट पर डाल दिया जाता है और जवानों को लड़ाई के लिए तैयार होने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह इस मौत के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह आर्मी बेस से सीधा अपने घर भाग जाता है। कैप्टन सीधा मॉक के घर पहुंचता है और उसकी माँ टर्न से कहता है कि सभी सोल्जर्स को ड्यूटी पर लौटना होगा। टर्न पहले ही जंग में अपने पति को खो चुकी थी और अब अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह कैप्टन से बहस करने लगती है ताकि मॉक को पीछे के दरवाजे से भागने का मौका मिल जाए। जंगल में भागते हुए मॉक की टक्कर अपने भाई मैक से हो जाती है। मैक उसे डरपोक कहता है जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागता है। मॉक मजे लेते हुए उसे सल्यूट करता है और कहता है कि वह यहाँ मरने के लिए नहीं रुकेगा। जब मैक उसे बताता है कि वह चाचा बनने वाला है तो मॉक उसे भी साथ भागने को कहता है, पर मैक मना कर देता है। मैक के जाने के बाद मॉक अकेला खड़ा अपनी सोच से लड़ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ बीच पर जापान की आर्मी थाई जवानों को बेरहमी से मार रही थी। लाशें गिर रही थीं और समंदर का पानी खून से लाल हो गया था। तभी मॉक वापस लौटता है और डर कर छुप रहे अपने साथियों से मिल जाता है। कैप्टन उन्हें लड़ने के लिए खड़ा करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक गोली सीधे कैप्टन के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। कैप्टन वहीं मारा जाता है। ये देखकर डर के मारे पूरी टीम अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी पास ही लहरों के साथ बहकर एक जापानी बॉक्स किनारे पर आता है। अचानक वह बॉक्स खुलता है और उसमें से एक खूंखार ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। जंगल में जवान अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर पेड़ों के बीच कोई बहुत तेजी से छलांग लगा रहा था। वह एक एक करके लड़कों पर झपटता है और उन्हें चीर डालता है। बहुत दूर भागने के बाद मॉक को समझ आता है कि अब सिर्फ वही जिंदा बचा है, लेकिन जैसे ही वह नीचे देखता है उसे पता चलता है कि वह एक दलदल में बुरी तरह फंस चुका है। वह खुद को बाहर निकाल नहीं पाता और कुछ ही सेकंड में वह पूरा का पूरा दलदल में धंस जाता है। तभी कोई दलदल के अंदर हाथ डालता है और मॉक को बाहर खींच लेता है। एक लंबी सांस लेने के बाद मॉक ऊपर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बचाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। असल में उसके सारे साथी उस दलदल के चारों तरफ खड़े थे और वे सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इधर ऑफिस में थाई मिलिट्री लीडर्स और काइडो खबर सुनते हैं कि थाई सरकार ने सीज फायर की मांग की है और जापान के साथ बातचीत कर रही है। कुछ ही देर बाद जंगल में एक पेट्रोलिंग टीम पहुंचती है। उन्हें वहां एक रस्सी से बंधी हुई कुछ हड्डियां लटकी मिलती हैं। तभी गलती से एक जवान से वह रस्सी हिल जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब वे ज़ॉम्बीज के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। रस्सी हिलने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज अपने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। जवान बचने के लिए तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। कई मिनटों की फायरिंग के बाद जब जवान उन लाशों को उठाने जाते हैं तो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज वहां से गायब हैं। वे जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनके लीडर का आधा सिर गायब होता है और एक ज़ॉम्बी उसे खा रहा होता है। बाकी ज़ॉम्बीज भी वापस आ जाते हैं और उन जवानों को चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतार देते हैं। बेस पर एक औरत पागलों की तरह अपने लापता पति को ढूंढ रही थी। मेक की वाइफ पेन वहां एक नर्स का काम कर रही थी और उस माँ को तसल्ली देती है कि सर्च टीम जल्द ही सबको ढूंढ लेगी। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि जापान और थाईलैंड अब दोस्त बन चुके हैं, इसलिए सभी थाई नागरिकों को जापानी आर्मी का साथ देना होगा। कुछ समय बाद मेक अपने भाई मॉक को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचता है, पर उसे वहां सिर्फ लाशों के टुकड़े और बुझती हुई आग मिलती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करते हुए एक गड्ढे के पास पहुंचता है जिसमें नुकीली लकड़ियां लगी थीं। गड्ढे के अंदर एक जवान पड़ा था। मेक तुरंत एक पेड़ से रस्सी बांधता है और उस जवान की मदद करने के लिए नीचे उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पलटता है
उसके होश उड़ जाते हैं। असल में वह जवान एक ज़ॉम्बी था जिसका चेहरा बुरी तरह कट चुका था। ज़ॉम्बी तुरंत मैक पर हमला कर देता है। मैक खुद को बचाने के लिए एक नुकीली लकड़ी उठा लेता है। काफी हाथापाई के बाद मैक उस ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है और नुकीली लकड़ी सीधा उसके सिर के आर पार कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वह ज़ॉम्बी हिल रहा था। घबराकर मैक रस्सी पकड़ता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। इस झटके में मैक की पॉकेट वॉच भी गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त मैक बुझती हुई आग से एक जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है। उस लकड़ी की चिंगारी से ज़ॉम्बी में आग लग जाती है और वह आखिरकार मारा जाता है, लेकिन एक चिंगारी उछलकर मैक की आंख में भी लग जाती है, जिससे उसकी आंख बुरी तरह डैमेज हो जाती है। उधर बीच पर जब मॉक को होश आता है, वह खुद को ज़ॉम्बीज और चबाई हुई लाशों के बीच पाता है। एक तितली को उड़ते हुए देखकर उसे अचानक याद आता है कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था। असल में मॉक को भी काट लिया गया था और वह खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे याद आता है कि कैसे ज़ॉम्बीज ने अपने ही साथियों को बेरहमी से फाड़ डाला था और खुद मॉक ने एक छोटी बच्ची पर हमला किया था। यह खौफनाक सच जानकर मॉक दर्द और गुस्से से चिल्ला उठता है कि वह खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है। जब मैक बेस पर वापस लौटता है तो वह अपने सीनियर्स को जंगल का खौफनाक सच बताता है। काइडो के पास वह खाली बॉक्स था और वह पागलों की तरह मैक से उस जगह की लोकेशन पूछता है। फिर काइडो अपनी पुरानी रिसर्च के कुछ वीडियोस प्ले करता है। उसका बायोलॉजिकल वेपन असल में एक वायरस है जिसे जानवरों के 2 अलग अलग ग्रुप्स पर टेस्ट किया गया था। पहले ग्रुप के जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर, खूंखार और लड़ने में माहिर हो गए थे। हद तो तब हो गई जब वे एक दूसरे को ही खाने लगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के जानवरों ने हमला नहीं किया। वे ज्यादा ताकतवर और तेज तो थे, पर ऐसा लग रहा था कि उनका खुद पर पूरी तरह कंट्रोल था। जंगल में मॉक जमीन पर पड़े लाशों के टुकड़ों को देखता है, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गड्ढे के पास उसे अपने भाई मैक की घड़ी मिलती है। घड़ी के अंदर अपने माँ बाप की फोटो देखकर वह रोने लगता है, पर जल्दी ही उसका यह रोना एक खौफनाक दहाड़ में बदल जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। मेडिकल टेंट में मैक पागलों की तरह मरीजों के बीच अपने भाई को ढूंढता है, पर मॉक कहीं नहीं मिलता। तभी एक घायल आदमी उसे बताता है कि उसने मॉक को देखा था। मैक बेकरारी से पूछता है कि कहाँ, लेकिन तभी उसका कमांडर उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला लेता है। मेन टेंट में एक जापानीज सोल्जर को बॉक्स खोने के लिए बुरी तरह बेइज्जत किया जा रहा था। शर्म के मारे वह सोल्जर खुद को चाकू मारकर अपनी जान ले लेता है। जब मैक और उसका कमांडर वहां पहुंचते हैं तो काइडो बताता है कि उसका वायरस बॉक्स से बाहर निकल चुका है और यह किसी को भी ज़ॉम्बी बना सकता है। कमांडर यह बात ऊपर तक पहुंचाना चाहता है, पर कैप्टन नाकामुरा उसे रोक देता है। वह कहता है कि इसे सीक्रेट रखते हुए सब कुछ कंट्रोल करने का उसके पास एक प्लान है। वह थाई लीडर्स का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिसके बाद मैक और उसके कमांडर को मजबूरी में एक टास्क फोर्स ज्वाइन करनी पड़ती है। उनका टारगेट उन सारे ज़ॉम्बीज को जिंदा पकड़ना था। जंगल में मॉक बाकी ज़ॉम्बीज को जमीन पर पड़ी लाशें खाते हुए देखता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने उस छोटी बच्ची का बेरहमी से शिकार किया था। गिल्ट से भरा मॉक एक गन उठाता है और खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका शरीर बुरी तरह गर्म होने लगता है और उसके हाथों में भयंकर आग लग जाती है। इससे पहले कि वह पूरा जलकर राख हो जाए, एक दूसरा ज़ॉम्बी उसे कीचड़ में धक्का दे देता है और आग बुझाने के लिए उसके पूरे शरीर पर मड लगा देता है। उसी समय काइडो अपनी रिसर्च के पुराने वीडियोस चेक कर रहा था। उसे पता चलता है कि जब वायरस का हेवी डोज दिया गया तो रिएक्शन एकदम पॉजिटिव था। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस या इमोशनल होने पर ये ज़ॉम्बीज खुद ब खुद जलने लगते हैं। मतलब आग ही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और जब ये वायरस इंसानों में गया तो ये और भी ज्यादा एडवांस्ड हो गया। कुछ घंटों बाद मॉक एक केव में जागता है जहां बाकी ज़ॉम्बीज भी अपनी नींद से उठ रहे थे। उनका लीडर नू खाने के लिए एक जानवर लाता है। सारे ज़ॉम्बीज पागलों की तरह दहाड़ते हैं, पर नऊ उनसे भी तेज दहाड़कर सबको शांत कर देता है और पूरी तरह अपना कंट्रोल दिखाता है। नऊ के जाने के बाद बाकी ज़ॉम्बीज उस जानवर पर टूट पड़ते हैं। मॉक नऊ का पीछा करता है और उसे गुफा के एक कोने में अपनी पत्नी की फोटो और उसकी लिखी कविता देखकर फूट फूट कर रोते हुए पाता है। यह देखकर मॉक को भी अपने माँ बाप की फोटो याद आती है। उसे वो दिन याद आता है जब कैप्टन उसके भाई मैक को आर्मी में लेने आया था। तब मॉक बहुत खुश था क्योंकि उसे लगा था कि भाई के जाने के बाद उसे पूरा बिस्तर मिलेगा। उसने अपने भाई के जंग में मारे जाने का मजाक उड़ाते हुए एक घटिया गाना भी गाया था जिस पर बाकी लोग भड़क गए थे। वापस प्रेजेंट में मॉक रोने लगता है और उसे नू की आवाज में भी वही दर्द सुनाई देता है। नाउ गुफा से बाहर एक नदी में खड़ा था। उसे अपनी पत्नी का गोश्त दिखाई दे रहा है जो उससे प्यार भरी बातें कर रही है और वही कविता सुना रही है। इस खौफनाक इमोशनल स्ट्रेस की वजह से
नू दर्द से चिल्लाता है और अचानक उसका शरीर झलकर राख में बदल जाता है। वह राख उड़कर एक पौधे पर गिरती है जिससे वहाँ एक फूल खिल जाता है। दूसरी तरफ बाकी ज़ॉम्बीज उस जानवर को खाने के बाद भी भूखे हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी अचानक बोलने लगता है। वह अपने साथियों से कहता है कि जापान ने उनकी यह हालत की है, इसीलिए अब वे जापानीज लोगों को खाकर अपना बदला लेंगे। उनका नया टारगेट अब पूरी तरह सेट हो चुका था। जंगल में टास्क फोर्स को हर तरफ खून और लाशों के टुकड़े मिलते हैं। वे तबाही के इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है तो कैप्टन नाकामुरा अपनी टीम को छुपने का ऑर्डर देता है। फिर वह खुद को चाकू से काटकर अपना खून जमीन पर गिराता है। खून की महक एक सिग्नल की तरह काम करती है और एक ज़ॉम्बी तुरंत वहां खींचा चला आता है। इससे पहले कि वह नाकामुरा पर हमला करे, एक सोल्जर उस पर हार्पून से फायर करके उसे जिंदा पकड़ लेता है। बेस पर उस पकड़े गए ज़ॉम्बी को एक पिंजरे में बंद रखा जाता है। सोल्जर्स उस पर खौलता हुआ पानी फेंकते हैं। मैक को यह टॉर्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह कहता है कि इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए, लेकिन काइडो उन सबको जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि वह अपना प्रोजेक्ट और रिसर्च पूरी कर सके। उसी वक्त वह ज़ॉम्बी अपने शरीर से हार्पून निकाल फेंकता है और पिंजरे की सलाखों को जोर से हिलाने लगता है। ये देखकर एक सोल्जर बुरी तरह घबरा जाता है और उस पर लगातार कई गोलियां चला देता है। ज़ॉम्बी दर्द से तड़पता है पर वह मरता नहीं। इसके बाद एक आम आदमी को वहां लाया जाता है और वह ज़ॉम्बी तुरंत उसे पहचान लेता है। वह उसका अपना पिता था। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। पिता गुस्से में पूछता है कि उन्होंने उसके बेटे का यह क्या हाल कर दिया है। तभी नाकामुरा अचानक उस पिता के सिर में चाकू घोंप देता है। अपने पिता को तड़प कर मरते देख ज़ॉम्बी पूरी तरह टूट जाता है। ये देखकर मैक का दिमाग खराब हो जाता है, पर उसका कमांडर उसे पीछे खींच लेता है और याद दिलाता है कि अब उनके पास कोई पावर नहीं है। फिर नाकामुरा अपने आदमियों से ज़ॉम्बी पर जहरीली गैस छिड़कने को कहता है। ज़ॉम्बी लगातार रो रहा है और अपने पिता की लाश की तरफ हाथ बढ़ाता है। गुस्से से पागल मैक नाकामुरा पर कूद पड़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। कमांडर को मजबूरी में उसे फिर से पीछे खींचना पड़ता है। नाकामुरा अपनी तलवार उनकी तरफ तान देता है और कमांडर से कहता है कि वह अपने आदमियों को कंट्रोल में रखे। कमांडर भारी मन से मैक को बताता है कि उसे इस मिशन से निकाल दिया गया है और अब उसे सीधा घर जाना होगा। ठीक उसी पल वह ज़ॉम्बी पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है। सोल्जर्स सदमे में देखते रह जाते हैं जब वह खूंखार मॉन्स्टर अपने ही पिता की लाश को खाने लगता है। दूसरी तरफ जब मॉक वापस गुफा में लौटता है तो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। उन सब के अपने अपने सपने थे, पर आर्मी में जबरदस्ती भर्ती होने के बाद उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। उनमें से एक बताता है कि वह सिंगर बनना चाहता था। वह एक गाना गाने लगता है और जल्द ही बाकी ज़ॉम्बीज भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका एक साथी गायब है। वे सब मिलकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। पास के एक गांव में लोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए एक खास रिचुअल कर रहे हैं, पर जल्द ही ज़ॉम्बीज पूरे गांव को घेर लेते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। एक माँ और बेटी यह देखकर सन्न रह जाती हैं कि उन ज़ॉम्बीज में से एक उनका अपना पति और पिता है। दूसरी तरफ पेन अपनी साइकिल से घर जा रही थी, पर उसे अपनी लाइट ठीक करने के लिए रुकना पड़ता है। अचानक उसे कोई चलता हुआ दिखता है और वह जोर से चीख पड़ती है क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं, सिर्फ किसी के कटे हुए पैर चल रहे थे। घर पर टान अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मॉक उसी के घर की तरफ आ रहा है। जब दीवार से एक फोटो गिरती है तो वह इसे एक अपशगुन मानकर खिड़की बंद कर देती है। इसके बाद वह स्मोक करने के लिए बाहर निकलती है। तभी अचानक मैक वहां आ जाता है और उसे अंदर रहने के लिए कहता है। वह टार्न को बताता है कि उसका भाई मॉक शायद अभी भी जिंदा है। ये गुड न्यूज सुनकर टार्न उसे खुशी से गले लगा लेती है। मॉक छुपकर यह सब सुन रहा था। उसे एहसास होता है कि वह ज़ॉम्बी बनने के बाद अब कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोता है और हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। ठीक उसी वक्त पेन वहां पहुंचती है और उन्हें अपने साथ हुआ खौफनाक हादसा बताती है। मैक तुरंत अपनी गन निकालता है और टार्न को देते हुए कहता है कि कुछ भी अजीब दिखे तो सीधा गोली मार देना और अगर वह फिर भी हिले तो उसे आग लगा देना। जंगल में एक साधु पर्दे के पीछे ध्यान लगा रहा था। एक ज़ॉम्बी उसके पास आने की कोशिश करता है, पर मंक तुरंत पहचान लेता है कि वह उसका ही बेटा है। मंक वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगता है। अचानक वह ज़ॉम्बी भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और प्रार्थना करने के बाद बिना हमला किए वहां से चला जाता है। पर पास ही में एक दूसरा खूंखार ज़ॉम्बी उसी माँ और उसके बच्चे का शिकार करने के लिए उनके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। जब वह बच्ची गिरती है तो ज़ॉम्बी उन तक पहुंच जाता है, पर अचानक वह रुक जाता है क्योंकि वह ज़ॉम्बी असल में अपनी ही बेटी को पहचान लेता है। उसी वक्त कमांडर और उसका राइट हैंड वहां पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर गोली चलाने ही वाला था, पर कमांडर उसे रोक देता है। वह ज़ॉम्बी अपनी बेटी का नाम लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बच्ची रोते हुए अपने पिता का चेहरा छूती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा को चोट लगी है। जैसे ही ज़ॉम्बी अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखने वाला होता है तभी वहां टास्क फोर्स आ जाती है। मां झटके से अपनी बच्ची को पीछे खींच लेती है। सोल्जर्स अपना हार्पून फायर करते हैं, पर उनका निशाना चूक जाता है और ज़ॉम्बी को लगने के बजाय
जाए वह हार्पून सीधे उस औरत और उस मासूम बच्ची के आर पार हो जाता है और दोनों वहीं मारे जाते हैं। तभी वहाँ बाकी ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं और सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कमांडर उन ज़ॉम्बीज को अपने जवानों के रूप में पहचान लेता है। वह अपने आदमियों को बचाने के लिए जापानीज सोल्जर्स पर ही गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इस धोखेबाजी में कमांडर का राइट हैंड तुरंत मारा जाता है। फिर कमांडर को भी गोली लग जाती है। गिरते गिरते वह ज़ॉम्बीज के बीच मॉक को देखता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद कमांडर दम तोड़ देता है। मॉक कमांडर की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोता है। ठीक उसी पल मैक वहां पहुंचता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज पूरी टास्क फोर्स को बेरहमी से खा रहे हैं। एक खूंखार ज़ॉम्बी तो एक सोल्जर की पूरी रिब केज ही फाड़ कर बाहर निकाल रहा था। तभी मैक की नजर मॉक पर पड़ती है और वह सन्न रह जाता है कि उसका भाई भी ज़ॉम्बी बन चुका है। गुस्से और दर्द में मैक मॉक के कंधे पर गोली मार देता है। मॉक दर्द से अपने भाई का नाम लेता है और भागने लगता है, पर मैक उस पर दूसरी गोली चला देता है। मॉक गिड़गिड़ाता है और रहम की भीख मांगता है, लेकिन मैक तीसरी बार फायर करता है, जिससे उसका भाई पहाड़ी से सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। मैक अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और अपने ही भाई को मारने के गिल्ट में जोर जोर से चीखने लगता है। पर तभी अचानक मॉक वापस आता है और सीधे मैक पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों बाद मैक को होश आता है और उसे एहसास होता है कि अब वह भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अगली सुबह पेन, टार्न और उस मंक समेत बचे हुए सभी नागरिकों को एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है। जापानीज सोल्जर्स उन नौजवान थाई जवानों की फोटोज लाते हैं और झूठ बोलते हैं कि उन्हें उनकी लाशें मिली हैं जिनकी पहचान करनी है। बोर्ड पर अपने बेटों के चेहरे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी को वापस बॉक्स में बंद करने के बाद नाकामुरा एक थाई कमांडर को बताता है कि उन्हें उन सभी नागरिकों को मारना होगा, क्योंकि वे कोई भी सबूत जिंदा नहीं छोड़ सकते। दुनिया के लिए ऑफिशियल कहानी यही होगी कि वे सब जंग में मारे गए। थाई कमांडर इसका विरोध करता है, पर नाकामुरा एक खौफनाक सच बताता है कि दोनों देशों की सरकारें पहले ही इस बात पर राजी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ गुफा में मॉक कुछ ज़ॉम्बीज को एक इंसान को खाते हुए देखता है और अचानक वह सन्न रह जाता है, क्योंकि वह शिकार कोई और नहीं, उसका एक पुराना दोस्त था। मॉक उन ज़ॉम्बीज पर जोर से चिल्लाता है और बदले में वे सब उस पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब मैक देखता है कि उसका भाई कमजोर पड़ रहा है तो वह उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। मैक दिखाता है कि उसके अंदर अब कोई मामूली नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी वाली खौफनाक ताकत आ चुकी है। वह अकेले ही पूरे ग्रुप को बुरी तरह पीट कर हरा देता है और उन पर इतनी जोर से दहाड़ता है कि सारे ज़ॉम्बीज डर कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी गुफा में एक और ज़ॉम्बी आता है। वह बताता है कि उसे पकड़ लिया गया था और बहुत टॉर्चर किया गया, पर वह किसी तरह वहां से भाग निकला। वह एक और खौफनाक खबर देता है, उनके माता पिता को फांसी दी जाने वाली है। मॉक को तुरंत शक होता है कि यह उन्हें बाहर निकालने का कोई ट्रैप है, पर मैक अपने परिवार को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वह एक बार फिर मॉक को डरपोक कहता है और उन्हें बचाने निकल पड़ता है। जंगल में एक सोल्जर पूजा करने के बहाने नागरिकों को आगे ले जा रहा था, जबकि नाकामुरा और उसके आदमी छुपकर सब देख रहे थे। जल्द ही ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। जब नागरिक देखते हैं कि उनके अपने बेटे खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो वे बुरी तरह टूट जाते हैं। तभी नाकामुरा अपने आदमियों को फायरिंग का ऑर्डर देता है। मासूम नागरिकों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया जाता है और वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज दर्द में चीखते हुए अपने मरते हुए घर वालों की तरफ भागते हैं। मॉक अपनी माँ को पकड़कर रो रहा है और मैक अपनी वाइफ पेन की लाश पर फूट फूट कर रो रहा है। थोड़ी झिझक के बाद मैक फैसला करता है और पेन को जिंदा रखने के लिए उसे काट लेता है ताकि वह भी ज़ॉम्बी बन जाए। ठीक उसी पल नाकामुरा एक बटन दबाता है और पत्तों के नीचे से एक बड़ा सा पिंजरा बाहर आकर सारे ज़ॉम्बीज को कैद कर लेता है। जब एक सोल्जर पिंजरे पर ताला लगा रहा होता है, मैक अपनी माँ को भी काट लेता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ज़ॉम्बी नहीं बनती। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी ताला लगाने वाले सोल्जर को काट लेता है। वह सोल्जर अपनी टीम की तरफ भागता है, पर कुछ ही मिनटों में वह खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है और अपनी ही टीम पर हमला कर देता है। नाकामुरा तुरंत अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन काट देता है। उधर गुस्से से पागल ज़ॉम्बीज पिंजरे को हिला रहे हैं और मैक की खौफनाक ताकत की वजह से ताला टूट जाता है। ज़ॉम्बीज पिंजरे से बाहर आकर टास्क फोर्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में कई जापानीज सोल्जर्स कटने के बाद ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। ये देखकर घबराया हुआ नाकामुरा 2 ग्रेनेड्स फेंकता है। जोरदार धमाके में कुछ ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, पर ज्यादातर वहां से भाग निकलते हैं। जंगल में पेन अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। मैक दिखाता है कि उसने एक मरे हुए सोल्जर की तलवार चुरा ली है। उसकी आंखें एकदम काली हो जाती हैं और वह ऐलान करता है कि वह अपना बदला लेकर रहेगा। वह बाकी ज़ॉम्बीज को अपने साथ मिलाने के लिए भड़काता है, पर मॉक घबरा जाता है जब मैक कहता है कि अपनी फौज बढ़ाने के लिए उन्हें और इंसानों को ज़ॉम्बी बनाना होगा। मॉक बिल्कुल नहीं चाहता
कि कोई और इंसान उनकी तरह इस दर्द से गुजरे। एक दूसरा ज़ॉम्बी भी मैक की इस बात का विरोध करता है। वह कहता है कि उसने अभी अभी धमाके में अपने भाई को खोया है और इस बदले का अंजाम सिर्फ और मौतें होंगी। ये सुनकर मैक गुस्से में पागल हो जाता है और उसे सजा देने के लिए अपनी तलवार उठाता है, पर अचानक पेन बीच में आकर ढाल बन जाती है और तलवार सीधा उसके आर पार हो जाती है। पेन वहीं मारी जाती है। मॉक दर्द से चीख पड़ता है, लेकिन मैक के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह अब पूरी तरह एक बेरहम ज़ॉम्बी बन चुका था। मैक उस दूसरे ज़ॉम्बी को मार देता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। अगली सुबह मॉक की आंख खुलती है। वह अपने परिवार और पिछले कुछ दिनों में हुई खौफनाक घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इतने सारे इमोशंस को एक साथ संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे अपने परिवार का हेलुसिनेशन होता है और उसका शरीर राख में बदलने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई मैक ने उसे एक डरपोक कहा था जो कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ता। ये याद आते ही वह राख वापस जुड़ने लगती है और वह फिर से एक ज़ॉम्बी का रूप ले लेता है। उधर बेस पर नाकामुरा सीधा काइडो के टेंट में घुसता है और उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वह काइडो के सारे नोट्स छान मारता है और उसे पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी कमजोरी आग है। वह तुरंत अपने आदमियों को फ्लेम थ्रोवर लाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर बाद नाकामुरा और उसके सोल्जर्स जंगल में कुछ ज़ॉम्बीज का पीछा करते हैं। यह पीछा उन्हें एक गुफा तक ले जाता है जहां हजारों जुगनुओं को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। अचानक सारे जुगनू गायब हो जाते हैं और घुप अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों से ज़ॉम्बीज नहीं मरते। ज़ॉम्बीज आसानी से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके टास्क फोर्स के मेंबर्स को काटना शुरू कर देते हैं। तभी एक सोल्जर फ्लेम थ्रोवर चालू कर देता है, जिससे डरकर ज़ॉम्बीज को वहां से भागना पड़ता है। अब एक नई चेज शुरू हो जाती है। टास्क फोर्स देखती है कि ज़ॉम्बीज उनके ही एक सोल्जर को खा रहे हैं। वे फिर से फायरिंग करते हैं और एक पतले से रास्ते में छुपने के लिए भागते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पीछे उसी रास्ते में घुस जाते हैं और एक एक करके जापानीज सोल्जर्स को बेरहमी से मार डालते हैं। सिर्फ नाकामुरा ही किसी तरह जिंदा बच पाता है। वह उस रास्ते से बाहर निकलता है और तब तक भागता है जब तक वह एक पानी के गड्ढे में नहीं गिर जाता। वह तुरंत अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है और दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। जब ज़ॉम्बीज उसे ढूंढते हुए आते हैं तो वे उसे मड की वजह से देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। फिर नाकामुरा बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां एक जुगनू आ जाता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। सारे ज़ॉम्बीज वापस उसकी तरफ मुड़ते हैं। नाकामुरा फ्लेम थ्रोवर चालू करने की कोशिश करता है, पर मड की वजह से वह जैम हो चुका था। ज़ॉम्बीज नाकामुरा पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह काटने लगते हैं। इसी बीच मारे गए जापानीज सोल्जर्स भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। कुछ ही देर में नाकामुरा खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। ठीक उसी समय मॉक वहां पहुंचता है और जमीन पर पड़ा हुआ फ्लेम थ्रोवर उठा लेता है। जब थाई ज़ॉम्बीज गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वे देखते हैं कि मॉक ने रास्ता रोक रखा है। मॉक अपने भाई और साथियों को ज़ॉम्बीज बने देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके आंसुओं को देखकर मैक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मैक की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं और वह आखिरी बार अपने भाई मॉक को सल्यूट करता है। मॉक भारी मन से फ्लेम थ्रोवर चला देता है और उन सबको आग की लपटों में झोंक देता है। तभी नाकामुरा और उसकी फोर्स भी ज़ॉम्बी बनकर उसी रास्ते पर आ जाते हैं। फायर में जलता हुआ मैक और उसके साथी तुरंत उन जापानीज ज़ॉम्बीज पर कूद पड़ते हैं ताकि आग उन सब में फैल जाए और वे सब एक साथ खत्म हो सकें। आखिरी बार अपने दोस्तों और परिवार को याद करते हुए मॉक भी उस आग के समंदर में कूद पड़ता है और इसी के साथ ये खौफनाक और दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।